हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमकुम शर्मा A1 एजुकेट लेंस में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। देखो, लाइफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो लाइफ का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी। भाई ज़िंदगी ही तो लाइफ है ना। जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ में किसी को अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये इंसान जिंदा है या नहीं, तो आप कैसे देखते हो? हम उसकी पल्स रेट को देखते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, हम उसके हार्ट बीट को सुनते हैं कि हार्ट जो है वो बीट कर रहा है या नहीं, या उसके नाक के पास लेकर आते हैं अपनी उंगली को और देखते हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे ये पता चलता है कि ये इंसान जिंदा है या फिर नहीं है। तो यही चीज़ें अब पढ़ते हैं हम किस में? लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले तो फूड की ज़रूरत होती है। अगर खाना नहीं है तो कितने दिन तक जिंदा रह पाओगे? मान लो मैंने तुम्हें 10 दिन तक खाना नहीं दिया, हो सकता है अभी तुम्हारी बॉडी जो है उसमें जो स्टोर्ड फूड है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उससे तुम अभी एनर्जी ले लो, लेकिन एक स्टोर जो भी स्टोरेज फूड है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? फूड, मतलब न्यूट्रिशंस। आप एक प्रॉपर डाइट लेते हो, क्यों लेते हो वो डाइट? ताकि आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड हो सके। इसी तरीके से आपके जो सेल्स होते हैं उनको भी मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो भी टूटते फूटते रहते हैं, तो वो कहाँ से मिलेगा उन्हें एनर्जी? उसी फूड के थ्रू उन्हें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे देखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले मैं लाइफ प्रोसेस का ही डेफिनेशन लिखती हूँ। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या लिख सकते हो? लाइफ प्रोसेस मतलब वो एक इसेंशियल प्रोसेस जिसके बिना आप लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो हार्ट है वो बीट नहीं करे लेकिन फिर भी आप जिंदा रहो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। या फिर आपकी जो लंग्स है वो अच्छे से फंक्शनिंग ही ना कर पाए तो भी आप जिंदा रहो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मैं आपको 1 साल तक खाना ना दूं तो भी आप जिंदा रहो, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये सारी जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ वो क्या है? इसेंशियल है आपके लिए। इसके बिना लाइफ की प्रोसेस को आप सोच ही नहीं सकते हो, कंप्लीट ही नहीं होगी। तो क्या होता है? लाइफ प्रोसेस are those process are those process which is essential for, किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब कि अगर मैं सिंपल वर्ड में रहूं कि जिंदा रहने के लिए ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, कंफर्म है, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखो, लाइफ प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो लाइफ प्रोसेस में आप किन किन चीज़ों को पढ़ोगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में, मतलब फूड के बारे में, क्या होता है न्यूट्रिशंस, किस तरीके से हमें न्यूट्रिशंस मिलता है। फिर हम उसके बाद आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? न्यूट्रिशंस की, ठीक है। न्यूट्रिशंस मतलब क्या होता है? पोषण। अब देखो, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या होता है? हाँ, लाइफ प्रोसेस को आप लिख लेना, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम मतलब सिंपल वर्ड में बोला जाए तो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें भी ज़रूरी हैं उसी की बात हम आज की क्लास में करेंगे। न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में कहा जाए तो फूड, फूड को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं। लेकिन अगर आपको इसको लिखने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से इसे लिखोगे? मतलब क्या लिखोगे न्यूट्रिशंस के ऊपर? आज हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है न्यूट्रिशंस में लिखना? न्यूट्रिशन इज द, या फिर ऐसे लिख लो, द केमिकल प्रेजेंट इन द फूड। जो भी केमिकल आपके फूड में प्रेजेंट है
और ये केमिकल क्यों प्रेजेंट है? ताकि आपकी बॉडी ग्रोथ कर सके, उसमें मेंटेनेंस हो सके। तो द केमिकल प्रेजेंट इन द फूड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं। मतलब जो भी केमिकल आपके फूड में प्रेजेंट है वो क्यों प्रेजेंट है? ताकि आपकी बॉडी ग्रोथ कर सके, उसमें जो भी उसमें कुछ भी डैमेज आया तो वो मेंटेन हो सके, इसके लिए ही क्या होता है, हमें ये प्रेजेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जो न्यूट्रिशंस होता है वो क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, मतलब इट इज़ ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी फूड जो है वो इनटेक करते हैं, उस फूड से क्या होता है? डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहाँ होगा ये सारी चीज़ें? जो भी पार्ट्स हैं वहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी ताकि एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो आपको जो भी डेफिनेशन लिखना हो आप लिख सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। कितने टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं? तो नॉर्मली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन समझना क्या होता है। देखो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। न्यूट्रिएंट्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोटॉपिक। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे, फिर हम हेटेरोट्रॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ऑटोट्रॉपिक की। सॉरी, आपने इसको लिख लिया होगा, वैसे मैं यहीं पे लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। देखो, ऑटोट्रॉपिक का मतलब मैंने क्या बताया? जैसे प्लांट्स जो होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम बहुत 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, बहुत ही एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होगी। इस प्रोसेस को, मतलब जो प्लांट्स हैं जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज हम फोटोसिंथेसिस को समझेंगे, देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके के इक्वेशंस होता है, कुछ हम नई चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए वो क्या है? मस्ट है। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या है? फोटोसिंथेसिस। देखो, जो फोटोसिंथेसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना, एक तो फोटो और दूसरा क्या है? सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो कहाँ खींचते हो? लाइट में खींचते हो ना, तो लाइट में ही फोटो खींच सकते हो। तो इससे कनेक्ट करना कि फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर करेगा? फूड। मतलब क्या हुआ कि जब लाइट के प्रेजेंस में जो आपका प्लांट है वो क्या बनाएगा? फूड को प्रिपेयर करेगा, फूड को बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होगा कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेफिनेशन। क्या लिख सकते हो? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, द अ प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन
पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स, मैं अभी समझाऊंगी इसको, ऑर्गेनिक फूड सबस्टांस क्या बना रहा है, प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सबस्टांस को। और कैसे करेगा, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। क्या होता है समझना, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि हमको कुछ चीज़ें को लिखना है, तो आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, आप इसको पढ़ो कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सबस्टांस को बनाते हैं, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। किसका यूज करके ये बन रहा है, CO2 और वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके हम क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। देखो अगर हम इसके इक्वेशन को लिखें तो क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपस में मिलकर जब इसके ऊपर सन का एक्सपोजर होता है, मतलब जब सनलाइट इसके ऊपर प्रेजेंट होती है और क्लोरोफिल होगा, इस टाइम पर ये क्या बना देता है, ग्लूकोज, या इसी को आप कार्बोहाइड्रेट भी कहते हो, प्लस ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है। मैं इक्वेशन को अभी बैलेंस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल इक्वेशन लिख रही हूँ। अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी सॉरी, अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ भी 6 लिख लेना, मैं लिख देती हूँ, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बैलेंस कर लेंगे। ये एक प्रोसेस है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, या आप कार्बोहाइड्रेट बोल दो, एक ही बात है। और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होती है, रिलीज हो जाती है। इसी ऑक्सीजन का यूज हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में करते हैं, जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या बिना लाइट के पॉसिबल है, मतलब अगर हम उसको सनलाइट का एक्सपोजर ही ना दें, सनलाइट दे ही ना, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बिना लाइट का, मतलब बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं करेगी। तो दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। फिलहाल हम बात करेंगे सनलाइट के ऊपर। देखो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को हम लाइट एनर्जी कह सकते हैं ना, ठीक है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, फूड, और फूड क्या होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो एक्चुअली में लाइट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम फोटोसिंथेसिस को कुछ और नाम से भी जानते हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछता है और मैं यहाँ पे उसके बारे में लिखती हूँ। इसे हम और क्या बोलते हैं, नोन एज, मैंने लिखा है तो ऑल्सो नोन एज लिख दो, ऑल्सो नोन एज क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, फिजिको केमिकल प्रोसेस, ठीक है। क्या बोल सकते हो, फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्यों बोल रहे हो, मैं आपको लॉजिक बता दी। दूसरी चीज, इसे और किस नाम से,
और क्या नाम दिया जा सकता है? एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। इसे हम अंडरगोनिक प्रोसेस भी कहते हैं, या इसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस, और इसका एक और नाम होता है ऑक्सीडो रिडक्शन, आई है ये प्रोसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना, ठीक है। आई होप आपने इस डेफिनेशन को लिख लिया होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके इरेज करना पड़ेगा, मुझे इसे अच्छे से समझाना, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो हमने क्या बोला कि इसको किस नाम से जाना जाता है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइट जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और कन्वर्ट किस में हो रही है? फूड में, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो हम इसे फिजिको केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो मैं समझ गई। लेकिन ये अंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है अंडरगोनिक प्रोसेस, मैं अंडरगोनिक बस लिख रही हूँ, और एक होता है एक्सरगोनिक प्रोसेस, ठीक है। और इसमें बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज होता है, मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखोगे। अंडरगोनिक को ऐसे याद रखो, अंडर मतलब अंदर, एंडरगोनिक मतलब अंदर। अंदर से क्या याद रखोगे? जब एटीपी यूज होगी, ठीक है, मतलब एटीपी को यूज किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एंडरगोनिक प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, उसको बनाने में, उसको प्रिपेयर करने में अगर एटीपी का यूज किया गया है तो वो अंडरगोनिक, कैसे याद करोगे? अंदर, एटीपी अंदर आ रहा है और प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं अंडरगोनिक प्रोसेस। एक्सर को ऐसे पकड़ो, एक्सर को ऐसे पकड़ लो, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर जाना, मतलब जहां पे एटीपी बाहर निकल रहा है, मतलब कोई भी प्रोसेस हो, जब एटीपी रिलीज होगा तो वो हो जाता है एक्सरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही है क्या? नहीं। एक्चुअली में जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उस टाइम पे एनर्जी यहाँ यूज होती है, मतलब इस रिएक्शन में यूज हो रही है, तो ये कैसा होता है? अंडरगोनिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो वो आपका एक्सरगोनिक, हम आगे बात करेंगे फिर से इस चीज के बारे में। यहाँ पे आप समझो कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक अंडरगोनिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर इस प्रोसेस में जब फूड का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय एटीपी का यूज किया जा रहा है, बनाने में इसका यूज किया जा रहा है, तो अंडरगोनिक प्रोसेस समझ गए। अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? फिर से दो वर्ड है, एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक, ठीक है। देखो कैटा को ऐसे समझो, कैटा को कट से याद रखो, मतलब जब आप, जैसे मान लो ये एक कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ये मार्कर है, हमने इसको तोड़ा, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब जब कोई एक प्रोडक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कैटाबॉलिक होता है, ठीक है। जब आप रेस्पिरेशन देखोगे तो वहाँ कैटाबॉलिक, क्योंकि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाएगा, उससे एनर्जी मिलेगी, तो वो कैटाबॉलिक होगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो दो प्रोडक्ट को मिलाया जा रहा है और मिलाकर क्या किया जा रहा है? एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इसको कैसे याद रखोगे? एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। जहाँ पे क्या करोगे? दो को जोड़कर एक ही प्रोडक्ट बना दो, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का मतलब समझे। क्यों बोला यहाँ एनाबॉलिक प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दोनों को मिलाया जा रहा है और मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, दो को ऐड किया जा रहा है और नया प्रोडक्ट, तो एनाबॉलिक। अब बचा ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखो ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडो रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, आपके क्लास 9th में या 10th में ही होगा, जहाँ पे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है? मान लो ये CO2 है प्लस ये क्या है? वाटर। ये दोनों, सन का एक्सपोजर मिला, यहाँ क्लोरोफिल है, मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ समझाना है। ये क्या बन गया? आपका ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 प्लस यहाँ ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया।
अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हुआ है, एक्चुअली में वो ऑक्सीजन किससे निकला है, इस CO2 से या इस वाटर से, तो आप क्या बताओगे? देखो मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, 90% लोग, वो क्या बताते हैं कि ये जो O2 रिलीज हुआ है ना, एक्चुअली वो इस CO2 से निकला है। और जब तक इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं किया गया था, तब तक जो साइंटिस्ट थे वो भी यही मानते थे। जब हम क्लास 11th में पढ़ेंगे ना, अगर आप बायो पढ़ोगे तो ज़रूर मैं पढ़ाऊंगी आपको इसके बारे में। फिलहाल आपको इसके एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ना है, तो हम बस एक नॉर्मल सी बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि CO2 और वाटर आपस में मिले, एनाबॉलिक प्रोसेस हुई, हाँ हो गई, बिल्कुल हो गई, और ग्लूकोज बन गया, और इसी टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज हो गया। सिंपल सी बात है, हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीजन किससे रिलीज हुआ है? इस वाटर का ऑक्सीजन, इस CO2 का ऑक्सीजन रिलीज हुआ है या फिर इस वाटर से हुआ है? आप क्वेश्चन समझ गए? आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि इस CO2 से हुआ है, जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा पक्का यही कहेंगे, और वहीं पे ये क्या हो जाएंगे? गलत। क्योंकि ये ऑक्सीजन एक्चुअली में इस वाटर से रिलीज हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है वो किससे रिलीज हुआ है, या फिर पूछ लेंगे कि ये जो ग्लूकोज बना है वो किससे बना है। तो याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा किससे रिलीज होता है? इस वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन यहाँ पर आकर रिलीज हुआ है। ठीक है, मैं अभी दोबारा भी बोल रही हूँ कि मैंने इक्वेशंस को बैलेंस नहीं किया है, तो आप इसमें चक्कर में मत पड़ना कि बैलेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर इस CO2 से ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, वो इस वाटर से रिलीज हुआ। होता क्या है ये समझना। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, चाहो तो कहीं लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। देखो एक्चुअली में ये जो वाटर है ना, ये टूट जाता है, और ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है तो बाहर निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आकर अटैच हो जाता है और क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन पहले स्प्लिट हुआ, मतलब टूटेगा, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी ना ये टूट जाता है, और टूटने के बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन तो चला जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में और बाहर निकल जाएगा गैसियस एक्सचेंज के टाइम पे। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, तो ये किसके पास चला जाएगा? इस CO2 के पास, और इससे जाकर फ्रेंडशिप कर लेगा। ये वो धोखेबाज दोस्त था जो इसको छोड़कर भाग गया, तो अब इसके पास कोई दोस्त ही नहीं है, तो ये किसके पास एक नया दोस्त ढूंढेगा, उससे मिलेगा, बातें करेगा, फिर कहेगा चल अब तेरे साथ ही रहूँगा और तेरे साथ ही जॉब वॉब करूँगा। तो ये किसके पास चला गया? इस CO2 के पास। दोनों साथ में रहने लगे, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई, और ये क्या बना लेंगे? ये ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज हाइड्रोजन जाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है ना भाई, यहाँ से हाइड्रोजन इधर चला जा रहा है, तो ये इसका क्या हो रहा है? इस हाइड्रोजन का या इस वाटर का आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीडेशन। जहाँ हाइड्रोजन रिमूव होता है वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे। और यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब इस वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और इस CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन थे जो फोटोसिंथेसिस से कंटिन्यूअसली पूछे जाते हो, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एंडरगोनिक प्रोसेस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस क्यों कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है। वो सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हम इसके स्टेप को 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप हुए हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसमें क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, हम उस स्टेप को 1 बाय 1 करके लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूं फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो बस यही लिख दो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अच्छे से लिख देती है, सुंदर सुंदर सा, एनर्जी। ठीक बा, ठीक है ना। चलो सेकंड, सबसे पहले लाइट एनर्जी को हमने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब लीफ ने किया, हमने नहीं, क्योंकि हम खाना नहीं बनाते, लीफ बनाता है। तो लीफ ने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सनलाइट को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ पे जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वाटर भी क्या होता है, स्प्लिट होता है। मैंने अभी आपको बताया, तो क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। किस में टूटेगा, हाइड्रोजन एंड, अच्छे से एंड लिख देती हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। थर्ड प्रोसेस क्या होती है, इसका जो थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है, पहला पॉइंट क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब जो भी लीफ होती है या ग्रीन पार्ट होता है, वो क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, और पकड़ के क्या करेगा, मतलब उसको एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा था लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जब वो पकड़ लेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी, जिसको हम नॉर्मली फूड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है। और इसी टाइम पर जब ये प्रोसेस हो रही होती है, तो वाटर जो होता है उसकी स्प्लिटिंग होगी, मतलब क्या होता है, वाटर टूटेगा। और ये वाटर कब टूटता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस, आप आगे पढ़ोगे। तो स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की, और ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड इसका प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का रिडक्शन होता है टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो लीफ होती है वो सबसे पहले क्या करेगी, या फिर आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट लाइट को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसी समय पे वाटर जो है वो टूटेगा, और इसी वाटर के टूटने पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, मैंने ये बात आपको बताई, और उसी वक्त पे रिडक्शन ऑफ CO2 होगा और कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या होता है, आपका एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट की। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, आज हम ये जो बातें कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन पार्ट में होता है, इसके लिए लाइट मस्ट है, ये आज कहना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आसान है। लेकिन जिस टाइम पर आप सोचो कि जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए थे, जिस टाइम पे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, उस टाइम पे इस चीज़ को समझना या बोलना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसके थ्रू आज हम यहाँ पे इस बात को बहुत आसानी से कह देते हैं। एक्चुअली में आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जो इक्वेशन लिखते हो CO2 प्लस वाटर, वो इक्वेशन बनाने में जो भी साइंटिस्ट थे उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन उस एक इक्वेशन में कम से कम उन्हें 150 से 200 साल लग गए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप रात में सोए और सुबह जाकर आपने एक्सपेरिमेंट लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए।
सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, स्टेप हटा देते हैं, अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए जो एक्चुअली आपको साइंटिस्ट का नाम नहीं याद करना है, बस आपको एक्सपेरिमेंट देखना है। उन्होंने क्या लिया, गमले के साथ एक पौधा लिया, प्लांट लिया, और ये जो प्लांट थे इसकी जो भी लीव्स थी वो कैसी थी, इस तरीके से, उसमें कुछ स्पॉट थे। ये थी तो ग्रीन, लेकिन ये जो स्पॉट्स थे ना ये नॉन ग्रीन पार्ट थे। ये क्या थे, नॉन ग्रीन पार्ट। ठीक है, लीफ का। अब इसमें से इन्होंने एक पत्ती को, इस वाली पत्ती को मान लो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। एक पत्ती को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और जो दूसरी पत्ती थी उसको नॉर्मली रखा गया, उस पर कोई भी पर्दा नहीं किया गया, सिंपल। और इसे सनलाइट का एक्सपोजर दिया गया, सूरज मामा, ठीक है, सूरज मामा को इस पर डाल दिया गया। अब क्या देखा गया, फिर इसके बाद इस पर आयोडीन का टेस्ट किया गया। क्या हुआ यहाँ पे, आयोडीन आयोडीन टेस्ट, ठीक है। ये जो आयोडीन टेस्ट होता है वो एक्चुअली में किस चीज़ के लिए होता है, स्टार्च के प्रेजेंस को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना था कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो एक्चुअली में आयोडीन टेस्ट में देखा क्या जाता है, स्टार्च। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में जाकर आपके लीव्स में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तब तो आयोडीन टेस्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आयोडीन टेस्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो दो कंडीशंस आ सकते हैं, एक आ सकता है पॉजिटिव और दूसरा आता है नेगेटिव। तो जो ब्लैक पेपर से कवर था लीफ, इसको प्लग किया गया, फिर इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट किया गया। तो क्या देखा गया, जो ब्लैक पेपर से कवर था, क्योंकि सनलाइट यहाँ इसमें लीव्स तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो क्या हुआ कि ये आयोडीन टेस्ट में क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे खाना नहीं बना। तो आयोडीन टेस्ट में ये जो लीफ कौन सा वाला, ए, ये आयोडीन टेस्ट में क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इससे क्या कंक्लूड किया गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का एक्सपोजर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पहला कंक्लूजन निकला। दूसरा, ये जो लीफ थी, क्योंकि इस पे कोई भी पर्दा नहीं था, कोई भी ब्लैक पेपर कवर नहीं था, ये आसानी से लाइट को ट्रैप कर रहा था। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि क्योंकि ये लाइट को ट्रैप कर रहा है तो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना भी बना लेगा। तो इसको क्या आना चाहिए था, कायदे से तो इसको क्या होना चाहिए था, जो भी आपका आयोडीन टेस्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा ना एक ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया कि ये जो लीफ है, मान लो ये एक लीफ है, वही लीफ है, मैंने उसको यहाँ बना दिया, समझ लो। क्योंकि ये जो स्पॉट आप देख रहे हो ये क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है, मतलब ये ग्रीन नहीं है, कुछ भी कलर मान लो, लाल पीला हरा, जो भी फेवरेट कलर है ना उसको मान लेना तुम, बस ये ग्रीन नहीं मानना। किसी का अगर ग्रीन फेवरेट कलर होगा तो बिल्कुल नहीं मानना। सिंपल सी बात है कि ये नॉन ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसको छोड़कर ये ग्रीन वाले पार्ट पे आयोडीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, मतलब ये तो ब्लू हो गया, ठीक है। जब अगर पॉजिटिव आता है तो ब्लू कलर देता है, याद रखना। तो क्या हुआ, जो ग्रीन पार्ट था लीफ का वो तो क्या हुआ, आयोडीन टेस्ट में पॉजिटिव, लेकिन ये जो नॉन ग्रीन, जो आप स्पॉट देख रहे हो, धब्बे देख रहे हो, ये आयोडीन टेस्ट में नेगेटिव रहे, मतलब ये खाना बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए। लीफ का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट। तो इस तरीके से क्या कंक्लूजन निकाला गया कि लीफ का सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में जो क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट से बताई गई। सबसे पहला कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना कभी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती। और दूसरा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, जिसे आज हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उस समय क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज़ पता नहीं थी लोगों को, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वो ग्रीन पार्ट है और बाद में उसे क्लोरोप्लास्ट कह दिया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ से दो बातें तो कंफर्म हो गई फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट की।
लाइट के बारे में समझ गए, दूसरी चीज़ कि ग्रीन पार्ट में होता है ये भी समझ गए। अब जो साइंटिस्ट थे ना, उनको ये जानना था कि फोटोसिंथेसिस में हम जब हम उसका इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना CO2 प्लस वाटर, तो एक्चुअली में वो जो CO2 है उसका रोल जानना था साइंटिस्ट को। वो ये जानना चाहते थे कि ये जो CO2 है अगर ये ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा या फिर नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो एक्चुअली उन्होंने फिर से एक क्या किया, पोटेड प्लांट ले लिया। इस बार कोई स्पॉटेड जैसा कुछ नहीं कि बीच बीच में स्पॉट जैसा कुछ नहीं, क्योंकि अब हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्ड CO2। इस प्रॉपर्टी के बारे में साइंटिस्ट को पहले से पता था। तो उन्होंने क्या किया कि इस KOH के सॉल्यूशन में एक कॉटन को डिप किया और उस कॉटन को इस लीफ के आधे पोर्शन पर लाकर लगा दिया, ठीक है। और अब इसे सनलाइट का एक्सपोजर देना शुरू किया। कोई ब्लैक पेपर नहीं लगाया, सिर्फ KOH का कॉटन लिया और उसको यहाँ पर लाकर लगा दिया और एक्सपोजर देना शुरू किया। क्या देखा, फिर से इन्होंने आयोडीन टेस्ट किया और दो चीज़ें होंगी, चाहे तो वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि ये पोर्शन, इसको मैं A मान लेती हूँ और इसको मैं B मान लेती हूँ। तो जो लीफ का B पार्ट है, क्योंकि ये KOH के साथ कनेक्टेड है, मतलब KOH का जो कॉटन है वो यहाँ पे आकर शोक्ड हो रहा है, तो इस पार्ट पर जो भी CO2 आ रहा है किसी तरीके से बन रहा है, ये कॉटन उसको शोक कर ले रहा है, उसको खींच ले रहा है। मतलब इस जगह पे CO2 की कमी है, मतलब कह लो कि CO2 है ही नहीं। और ये वाला जो पोर्शन है A वाला, यहाँ पे CO2 है, प्रॉपर जितना चाहिए उतना है। तो देखा क्या गया कि जो A पार्ट था लीफ का, वो तो पॉजिटिव टेस्ट दिया क्योंकि उसके पास CO2 था, सनलाइट भी मिल रहा था, आसानी से उसने खाना बना लिया। लेकिन ये पार्ट, क्योंकि इसके पास CO2 की कमी थी, KOH सारा CO2 लेके भाग जा रहा था, इसको कुछ दे ही नहीं रहा था CO2, तो ये खाना नहीं बना पाया। तो B पार्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इससे दूसरी चीज़ पता चली कि जो CO2 होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये क्या है, रॉ मटेरियल है, बिना इसके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चाहे प्लांट्स, चाहे लीफ ग्रीन ही क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी सनलाइट क्यों ना एक्सपोज कर दो, लेकिन अगर CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इस चीज़ से उन्होंने 3 कंक्लूज़न निकाले इन 2 एक्सपेरिमेंट से। पहला कंक्लूज़न क्या था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा कंक्लूज़न क्या निकाला कि ये हमेशा कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में होता है। और तीसरा कंक्लूज़न जो निकाला वो ये था कि CO2 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम इसका प्रॉपर इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, CO2 प्लस वाटर, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। और मिलने के बाद लाइट का एक्सपोजर तो चाहिए ही, प्लस क्लोरोफिल। इन दोनों के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। अब इसको कर दो आप 6, इसको भी कर दो 6 और देख लो, इसको भी कर दो 6, ठीक है। देख लो 12 हो गया ना। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है। यहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। जो चीज़ें आपके लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट थी मैंने वो सारी चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताई। जैसे मैंने जब आपको ये बताया कि एंडरगोनिक प्रोसेस क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो अब इसके साथ ही फोटोसिंथेसिस टोटली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप चीज़ों को पढ़ो, समझो और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।